सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है सहस्यावस्था और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सहस्यावस्था में संवेगात्मक विकास। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सहस्यावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहस्यावस्था में संवेगात्मक विकास। सबसे पहले हम संवेगात्मक विकास यानी कि संवेग को जानते हैं। संवेग क्या है? ठीक है, संवेग जो होता है, संवेग का जो अर्थ होता है वो होता है वेग से युक्त। क्या होता है? वेग से युक्त, यानी कि एक व्यक्ति वेगवान होकर किसी भी कार्य को करता है तो वह क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और संवेग को हम अंग्रेजी में इमोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ई और दूसरा है मोशन। पहला है ई और दूसरा है मोशन। ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का जो अर्थ होता है वो होता है गति। मोशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गति। और ई का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अंदर से। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंदर से गति प्रदान करके बालक किसी भी कार्य को करता है वही क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक अपने आंतरिक भाव को बाह्य रूप से जो प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, तो इस रूप में हम जानते हैं कि सहस्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास किस रूप में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला, शिशु जन्म के समय संवेगात्मक व्यवहार अभिव्यक्ति करता है। यानी कि जो शिशु होता है जन्म के समय वो किस रूप से अपना व्यवहार करता है? तो संवेगात्मक व्यवहार करता है। और वो संवेगात्मक व्यवहार किस रूप में होता है? तो कैसे होता है? रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। ठीक है, इसको हम जानते हैं जो संवेगात्मक व्यवहार है जिसे हम संवेग के नाम से जानते हैं। हमने अभी ये बताया संवेग यह मूल प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। क्या है? मूल प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। देखिए मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? मूल प्रवृत्तियां 14 होती है। किसने बताया? विलियम मैकडूगल। किसने बताया? विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो हमने अभी आपको बताया कि मूल प्रवृत्तियों का जो क्रियात्मक रूप होता है वही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संवेगों की भी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। तो इस तरह से हमने जाना कि जन्म के समय जो शिशु होता है वह शिशु अब किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो संवेगात्मक व्यवहार करता है। संवेगात्मक व्यवहार में क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है, जिसके माध्यम से अपने व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अगला है शिशु के संवेगात्मक जो व्यवहार होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। जो शिशु के संवेगात्मक ये जो व्यवहार होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक अस्थिर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सहस्यावस्था में बालक को किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो अचानक से लगता है चिल्लाने, लेकिन जो ही उसे उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है अचानक से वो अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि तुरंत वह उस चीज को पाने के बाद शांत हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इनके जो व्यवहार होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं और धीरे धीरे इनका विकास होता जाता है जिसके माध्यम से इनके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आ जाती है। अगला है शिशु संवेगात्मक व्यवहार अभिव्यक्ति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। शिशु की जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक जो होता है, बालक में जो ऋणात्मक यानी कि निगेटिविटी जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे करके क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। यानी कि उनका विकास कम गति से होता है, यानी कि धीमी गति से होता है। और जो इनके पॉजिटिव व्यवहार होते हैं, जो पॉजिटिव संवेग होते हैं, उनका विकास क्या होता है? धीरे धीरे अधिक गति यानी कि तीव्र गति से होता है। अतः कह सकते हैं कि जो अभिव्यक्ति होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। जिसमें निगेटिविटी जो संवेग होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं, जो पॉजिटिव संवेग होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? तीव्र गति से विकसित होते हैं। इसी रूप में अगला क्रम हम देखते हैं कि प्रारंभ में शिशु के जो संवेग होते हैं स्पष्ट एवं धीरे धीरे अस्पष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? अस्पष्ट होते हैं। ठीक है ना, जो प्रारंभ में शिशु के जो संवेग होते हैं क्या होते हैं? अस्पष्ट होते हैं,
लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, वह संवेग अस्पष्ट दिखने लगते हैं। ठीक है, अगला है 2 वर्ष की आयु में लगभग बालक के अंतर्गत जो मुख्य संवेग पाए जाते हैं उनका विकास हो जाता है। मुख्य संवेगों का विकास कितने वर्षों में पूर्ण हो जाता है, तो लगभग 2 वर्षों में मुख्य संवेगों का विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसी क्रम में फ्रायड ने बताया है कि शिशु में जो प्रेम की भावना होती है वो आत्म प्रेम की भावना होती है। कैसी प्रेम की भावना होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, जो खुद के द्वारा यानी खुद के प्रति प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है। इसमें एक ग्रंथियां का विकास होता है जिसे हम विरोधी ग्रंथि के नाम से ऐसे जान सकते हैं। विरोधी जो ग्रंथियां होती हैं, इसमें क्या होता है कि 4 से 5 साल का जो बालक होता है उसका जो प्रेम दिखने को मिलता है, वह जो बालिका होती है यानी कि 4 से 5 वर्ष की जो बालिका होती है उसका जो प्रेम दिखने को मिलता है वो पिता के प्रति दिखने को मिलता है, पिता के प्रति प्रेम दिखने को मिलता है, जिसे हम प्रीति प्रेम के नाम से जानते हैं। और 4 से 5 वर्ष का जो बालक होता है ना, जो बालक होता है उसका जो प्रेम दिखने को मिलता है वो माता के प्रति दिखने को मिलता है, जिसे हम मातृ प्रेम के नाम से जानते हैं। इस तरह से क्या होता है, बालकों में प्रेम का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो अगला इसमें टॉपिक आता है वो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो संवेगात्मक विकास है, इस संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिसके माध्यम से संवेगात्मक विकास होते हैं। सबसे पहला है वंशानुकरण। वंशानुकरण का तात्पर्य क्या है कि माता पिता के द्वारा प्राप्त गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, पैतृक के माध्यम या जीन्स के माध्यम से होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी जिस रूप में माता पिता का संवेगात्मक विकास हुआ होता है, जिस प्रकार के गुण माता पिता में देखने को मिलता है उसी रूप में बालक के संवेगात्मक विकास होते हैं या उसी गुण के द्वारा उस बालकों का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक विकास में वंशानुकरण का प्रभाव पड़ता है। अगला है थकान। थकाने का तात्पर्य यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था संवेग। संवेग जो वेग यानी कि वेग, वेग का अर्थ क्या होता है, वेगवान यानी कि तीव्र से होता है, तीव्र गति से, एक गति से होता है और जो गति कैसी होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। तो अगर जो कोई व्यक्ति थका हुआ है, किसी कार्य को कर कर थका हुआ है, उसके अंदर ऊर्जा क्या होगी, समाप्त हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो वह किसी भी कार्य को तीव्र गति से नहीं कर सकता। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे संवेगों पर थकान का प्रभाव पड़ता है। अगर जो हम थके हुए हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य यानी कि अपने संवेगात्मक व्यवहार को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। अगर जो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी है तो शारीरिक स्वास्थ्य के माध्यम से हम अपने संवेगों को क्या कर सकते हैं, बाह्य रूप से प्रकट कर सकते हैं। उसी तरह में है मानसिक स्वास्थ्य। अगर जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी है तो हम किसी भी चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बारे में अपने संवेगों का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक विकास में मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। उसी क्रम में है परिवार की योग्यता। एक बालक का जो विकास होता है वो समाजीकरण के माध्यम से होता है, यानी कि बालक समाज के द्वारा क्या करता है, अपने परिवार के द्वारा, सबसे पहले परिवार के द्वारा क्या करता है, अनुकरण करता है। यानी कि परिवार में जिस प्रकार की योग्यताएं होंगी, परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में जिस प्रकार की योग्यता होगी उसी प्रकार की योग्यताओं का क्या करेगा, वह बालक अनुकरण करेगा, जिसके माध्यम से उसका विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो संवेगात्मक विकास है, बालक के अंदर जो भी संवेग रूपी पक्ष है, इनको विकसित करने में परिवार की योग्यता का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से है विद्यालय। बालक को जिस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा जाएगा, वहाँ का इन्वायरमेंट जैसा होगा, वहाँ के लोग जैसे होंगे, वहाँ की सिस्टम जैसी होगी, यानी कि जो भी हम कह सकते हैं कि वहाँ की व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक विकास पे पड़ेगा। ठीक है, अगर कहने का तात्पर्य क्या है कि बालक विद्यालय जाता है, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनी रहती है, बिना अनुशासन व्यवस्था के विद्यालय को संचालित करना असंभव है। अगर जो बालक को अनुशासन में रखने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है तो ये भी एक प्रकार की समस्या है ना। अगर जो उसे डराया जाता है तब भी एक प्रकार की समस्या है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यालय का भी बालक के संवेगात्मक विकास पे प्रभाव पड़ता है। अगर जो उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से बालक की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे, उनकी समस्या के आधार पे अगर जो अनुशासन में रखा जाता है तो उनके विकास डर और भय की अपेक्षा अच्छे होंगे। इस रूप में हम कह सकते हैं कि विद्यालय का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक विकास पे पड़ते हैं। इसी रूप में शिक्षक
शिक्षक भी क्या समाज का एक दर्पण है, यानी कि शिक्षक का जैसा बिहेवियर होगा उसका प्रभाव उसके शिक्षार्थी यानी कि छात्रों पे पड़ेगा। यानी कि एक शिशु के यानी कि एक शैशवावस्था के बालक के संवेगात्मक विकास पे शिक्षक के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से उसका व्यवहार होगा उसी प्रकार से उसके संवेगात्मक विकास होंगे। उसी क्रम में आर्थिक स्थिति, जिस बालक की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उस बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है उस पर उसके परिवार की अपेक्षा और भी अच्छा होता है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, विशेष आवश्यकताएं होती हैं, विशेष शिक्षा होती है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से उसके संवेगात्मक विकास अच्छे होते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप। ठीक है ना, तो शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कि जो शैशवावस्था का बालक है उसके लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि शैशवावस्था के बालक के शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप में क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, पालन पोषण। शैशवावस्था के बालक का जो पालन पोषण होना चाहिए वो विशेष रूप से ध्यान के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, उसका पालन पोषण बेहतर रूप से करना चाहिए, उसकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको बेहतर रूप से पूर्ण करनी चाहिए। उसके शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनाए रखने के लिए उसे पौष्टिक आहार भी देना आवश्यक है, जिसके माध्यम से वह पूर्ण रूप से अपना विकास कर सके। पालन पोषण में बालक का हम कह सकते हैं कि सिर्फ पौष्टिक भोजन से ही नहीं, उसका देख रेख, उसके विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो भी पक्ष हैं, संवेगात्मक जितने भी पक्ष हैं, इनका विकास किस रूप में हो रहा है इस पे भी ध्यान हमें देना आवश्यक है। पहला है शिक्षा के स्वरूप में। दूसरा है स्नेहपूर्ण व्यवहार। जो भी शैशवावस्था के बालक हैं उनके साथ हमारा जो व्यवहार होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए। प्रेम के आधार पर भी बालक को क्या करना चाहिए, विकसित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अगर जो एक बालक के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उस बालक के अंतर्गत यानी कि शैशवावस्था का जो बालक है उसका विकास अच्छे रूप में नहीं होगा। इसलिए उसके साथ हमारा जो व्यवहार होना चाहिए शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। अगला है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। जो भी बालक की मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि पलायन, निवृत्ति, आत्मगौरव, ये सभी क्या है? ये सभी जिज्ञासा, ये सभी क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इन सभी मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। यानी कि बालक किसी चीज से भयभीत हो रहा है, यानी कि भयभीत हो रहा है, उससे भय लग रहा है। भय क्या है, एक प्रकार का संवेग है, और इसका जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है, पलायन है। ठीक है, निवृत्ति क्या है, एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग क्या है, घृणा है। ठीक है, इस तरह से यानी कि बालक किसी भी प्रकार के अपने मूल प्रवृत्तियों को व्यक्त कर रहा है तो उन मूल प्रवृत्तियों को हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसके माध्यम से उसके अंदर मूल प्रवृत्तियों का विकास अच्छे से हो सके। ठीक है, अगला है जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा की संतुष्टि का तात्पर्य क्या है कि शैशवावस्था का जो बालक है, जब हमने आपको शैशवावस्था पढ़ाया था तो बताया था कि शैशवावस्था को अतार्किक प्रश्न पूछने की अवस्था के भी नाम से जानते हैं। यानी कि जो शैशवावस्था का बालक होता है किसी भी नई वस्तु को देखता है, किसी भी चीज को देखता है तो पूछता है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है ना, इस प्रकार का उसका प्रश्न होता है, या किसी भी चीज के लिए बहुत ही जिज्ञासु होता है। तो उसके जिज्ञासा को शांत करना आवश्यक है। अगर जो हम उसके जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हीनता का विकास होगा, किसी चीज को नहीं जान पाएगा, आगे चल के किसी चीज के बारे में वह नहीं पूछेगा। इसलिए बालक का विकास पर विशेष ध्यान देते हुए उसके जिज्ञासा की जो संतुष्टि है इसे भी हमें क्या करना है, इस पे भी ध्यान देना आवश्यक है, जिसके माध्यम से उस बालक का विकास हो सके। ठीक है, इसी क्रम में अगला है आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर। अगर जो बालक का अपने आप का खुद का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उस बालक को ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए जिसके माध्यम से वह अपने आप को खुद का क्या कर सके, प्रदर्शन कर सके, अपने आप को आपके सामने प्रदर्शित कर सके, दिखा सके, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से, किसी चीज को करके दिखाने के माध्यम से, या करके सीखने के माध्यम से, या किसी चीज के बारे में बताने से, यानी कि वह खुद का प्रदर्शन कर सके। ऐसा अवसर हमें देना आवश्यक है। ठीक है, अगला है क्रिया तथा खेल के द्वारा शिक्षा। उन्हें जो भी ज्ञान प्रदान करना चाहिए वो पूर्णतः किस आधार पर होना चाहिए, क्रिया के माध्यम से, खेल के माध्यम से।
क्योंकि औपचारिक रूप से अगर जो हम उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे तो वो पूर्णतः शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उन्हें जो भी शिक्षा प्रदान करना है वह खेल और क्रिया के माध्यम से ही करना है, ताकि उनकी उस शिक्षा प्राप्त में करने में क्या हो, रुचि हो, रोचकता बनी रहे, जिसके माध्यम से वह शिक्षा प्राप्त कर सके। अगला है ज्ञानेंद्रियों कर्म इंद्रियों को प्रदर्शन। जो भी इनकी ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, इनको भी प्रशिक्षण देने का पूर्ण अवसर दिया जाए, जिसके माध्यम से अपने ज्ञानेंद्रियों कर्म इंद्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ही क्या है, ज्ञान के द्वार है, इसलिए हमें ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है, ठीक है। अगला है पाठ्यक्रम रुचिकर हो, यानी कि शैशवावस्था का जो भी पाठ्यक्रम हो कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे बालक देखे और उसके बारे में जानने के लिए क्या हो, जिज्ञासु हो, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, उसमें जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, बालकों के अनुसार होना चाहिए, जिसमें बालक रुचि ले सके और उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हो। अगला व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान। आपको पता है कि संसार में जितने भी मानव प्राणी हैं सभी एक दूसरे से भिन्न है, सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग है, इसलिए सभी शिशु जो बालक होंगे वह एक समान नहीं होंगे, उनके सीखने की गति एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी चीजें होंगी सबका एक दूसरे से क्या होगा, भिन्न होगा, इसलिए इनको शिक्षा प्रदान करते समय यह भी हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को भी हमें क्या करना, ध्यान में रखना चाहिए। अगला भय तथा डर से दूर। देखिए शैशवावस्था का जो बालक होता है इनको हमें ज्यादा भयभीत नहीं करना चाहिए, ज्यादा डराना नहीं चाहिए, भय और डर से क्या रखना चाहिए, इनको दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो शैशवावस्था में हम बालक को अत्यधिक डराते हैं तो अत्यधिक डराएंगे तो आगे चल के क्या होगा, उस बालक का उसी रूप में, यानी कि वह संवेग उसी रूप में विकसित हो जाएंगे और हमेशा भयभीत ही रहेगा, ठीक है। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं संवेगात्मक सुरक्षा। जो भी बालक के संवेग है, जैसे हम कह सकते हैं भय, घृणा, आश्चर्य, आत्मप्रेम, ठीक है ना, रोना, ये जो भी चीजें हैं, प्रेम, ये सभी जितने भी संवेग हैं इनका सुरक्षा भी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत आती है, जिसका देख रेख करना आवश्यक है, जिसके माध्यम से उनके संवेगात्मक विकास उचित रूप में हो सके। अगला सामाजिक भावना का विकास, ठीक है। इस पे भी हमें ध्यान देना है कि शैशवावस्था के जो बालक हैं इनके अंतर्गत सामाजिक भावना का विकास करना, यानी कि जो भी शैशवावस्था के बालक हैं सामूहिक रूप से उन्हें खेलने का अवसर दिया जाए, सामूहिक रूप से खेलते हुए उन्हें सीखने का अवसर दिया जाए, जिसके माध्यम से बालक एक दूसरे के सहयोग प्राप्त करके और एक दूसरे का सहयोग करके उनके अंदर सामाजिकता की भावना का विकास हो सके। इस तरह से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।